हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे और फिजिक्स के सेक्शन में लास्ट टर्न पर हमने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण और प्लेनेटरी मोशन, उपग्रह जो हैं वो किस तरीके से गति करते हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देख लिया था, जो फिजिक्स के रिस्पेक्ट में यूजफुल थी। अब उनका जो यूज होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जब हम स्पेस टेक पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कि सैटेलाइट काम कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, अर्थ की जो ऑर्बिट्स हैं, मतलब जो ऊपर जो हम लोग के ऑर्बिट्स हैं, जैसे लियो मियो आपने सुना होगा, या PSLV GSLV, वो कैसे किस आधार पर हम लोग किसी सैटेलाइट को लॉन्च करके कहाँ तक पहुंचाते हैं, है ना, उनको देखेंगे। मतलब जो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण और प्लेनेटरी मोशन जो है, उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वहाँ थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा स्पेस टेक में। ठीक, चलो अब देखो, जो हम लोग का ग्रेविटेशन है, क्या है ग्रेविटेशन, उससे ही बिल्कुल हू बहू या मिलता जुलता टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर वैद्युतिकी। देखो नाम से ही क्लियर है, स्थिर वैद्युतिकी। तो वैद्युत वाली जहां चीज होगी, आप फैमिलियर है कि वहां डेफिनेटली चार्ज होगा। चार्ज मतलब आवेश होगा, ठीक है। और अगर स्थिर की बात की, मतलब ये जो चार्ज है वो जब रेस्ट में होगा, तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रोस्टैट में जो फिनोमिनाज आएंगी, सबसे पहले आप फैमिलियर होंगे चार्ज से, उसके बाद चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज को लेकर ही एक रूल दिया जाएगा, जिस रूल को हम बोलेंगे कूलाम्स लॉ, है ना, जो बताएगा फोर्स के बारे में। अब जहां फोर्स है, जहां चार्ज है, वहां पर डेफिनेटली फील्ड होगी, और फील्ड यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे जो डिफाइन कराएंगी कि प्लस के कारण वो कैसी हैं और माइनस के कारण वो कैसी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उसको समझने के बाद हम कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, जो हमने पोटेंशियल पढ़ा था यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसमें मैं मास को किसी दूसरे मास के क्षेत्र में लाने में काम कर रहा था, है ना, तो वो चीज देखती, वही सेम चीज यहाँ पर पोटेंशियल के रूप में आएगी। और इतनी सब जानकारी लेने के बाद हम कैपेबल हो जाएंगे कि हम स्विच कर जाएं चार्ज एट रेस्ट से चार्ज इन मोशन। और चार्ज इन मोशन के लिए आप समझ लिए अगर विभव, आप समझ लिए विभवांतर, तो आगे की जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, फिर ओम्स के नियम की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और जो सिंपल सर्किट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सरल परिपथ, उनका नॉलेज आपको बेहतर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यूपीएससी से जस्ट नीचे स्विच करें, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी में भी अपर लोअर या समीक्षा अधिकारी, जो अभी आपका जुलाई में पेपर है, वहां पर बहुत अधिक भूमिका रहती है कि साइंस के पोर्शन से ये पोर्शन, या जो आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स, वो पूछा ही पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चंस को थॉरोली देख के सोचो, क्योंकि वो चारों ऑप्शन ही इतना सिखा देंगे आपको जिससे आपकी रिकॉलिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम शुरू करते हैं किससे, तो आप कहोगे आवेश। किससे, आवेश। चूंकि आपकी सुनी हुई चीजें हैं बहुत सारी, है ना, जैसे आप कहो आवेश क्या है, तो सिंपल टर्म में भैया करेस्टरिक प्रॉपर्टीज है पदार्थ की, है ना। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, आप कहोगे थेल्स, है ना, थेल्स। और ये क्या वैज्ञानिक थे,
दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। तो इन्होंने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। इन्होंने देखा कि अंबर नाम का एक पदार्थ था, उस अंबर नाम का एक पदार्थ में इन्होंने ऊन से या वूल से रगड़ा, या जो अंबर पदार्थ था उसी को बिल्ली के खाल से रगड़ा। तो इन्होंने देखा कि इन दोनों पदार्थों में, चाहे अंबर चाहे वूल, इन दोनों में हल्के हल्के तिनके कह लो या कागज के छोटे छोटे टुकड़े कह लो, उनको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, हुआ। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी आबनूस की छड़ या बहुत सारी है ना उसमें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। तो जब देखा कि ये जो गुण उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने कहा कि आवेश एक ऐसा कारक है, कारक मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इन पदार्थों में खींचने या आकर्षित करने के गुण को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और ये जो गुण था इसको इन्होंने क्या नाम दिया? विद्युत। क्या नाम दिया? विद्युत। और ये जो रगड़ने का जो प्रोसेस था, इसमें आवेश उत्पन्न हो रहा, तो इसको इन्होंने क्या कहा? आवेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि आवेश का प्रकार अगर हम देखें तो एक होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक, तो आप इससे भी फैमिलियर होंगे कि जैसे मान लो धातु ले लें हम, है ना। ठीक, अच्छा, धातु में आपने सुना होगा सोडियम। आवर्त सारणी आपने सुनी होगी ना, एस है, पी है, डी है और एफ। तो एस जो ब्लॉक है उसमें सारे के सारे एक्सेप्ट हाइड्रोजन वो होते क्या हैं? धातु। बेरिलियम भी छोड़ दो। तो उन धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे मान लो सोडियम ही ले लिया मैंने, सोडियम। ठीक, और सोडियम आप कहोगे क्रमांक के आधार पर 11 कंटेन करता है, और अगर इसको लिखना चाहो तो 2, 8 और 1 इतना है। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा। मतलब ये कैसा चार्ज कंटेन करेगा? पॉजिटिवली चार्ज को कंटेन करेगा। वैसे ही अगर आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन जनरली 17 होता है ना, तो 2, 8 और 7 को कंसीडर करो तो ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब 2, 8 और 8, 8 दूनी 16 और 2 18। यानी कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो ये आर्गन के बराबर ही हो गए ना। कितने? 18। मतलब स्टेबिलिटी गेन कर ली। तो इसने किया क्या? इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसको हम बोलते हैं ऋणावेशित। क्या बोलते हैं? ऋणावेशित। इतनी बात समझ में आई? तो चार्ज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है मटेरियल की। ठीक है, और जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना है? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, तो जो नाभिक है उसमें क्या होते हैं? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं, और जो नाभिक है उसमें संपूर्ण धनावेश होता है, और साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक, और इलेक्ट्रॉन लगाता है क्या? चक्कर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो जब इन्होंने मान लो वही एक पार्ट एक लिया, दूसरा लिया, दोनों को फ्रिक्शन के तहत आवेशन का गुण उत्पन्न कराया, तो सामान्य अवस्था में दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वो धनावेशित हो गया, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो ऋणावेशित हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों के बारे में आपको पता है। न्यूट्रॉन ये मूल कण है पदार्थ के, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश
सर ई से हम डिफाइन करें तो 1.6 10⁻⁻⁻⁹ और होता क्या है तो नेगेटिव। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास की यदि मैं बात करूं तो ये जाता है 9.1 10⁻⁻31 और kg। अब आपको पता चलना चाहिए कि हम AMU याद आ रहा, एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी, उसमें हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक, इधर आओ, तो ये प्रोटॉन पर बिल्कुल सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसे ही लेकिन अपोजिट, यानी प्लस का 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, लेकिन यहां अगर हम मास की बात करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो देख के बताओ यहां मास कम है कि यहां कम है, ये ज्यादा है और ये कम। ठीक है, अच्छा, अब इस पर जो मास है तो आवेश है, तो ये होता है आवेशहीन। आवेशहीन मतलब नो चार्ज ऑन इट। ठीक है, और इसका जो मास है ना वो बिल्कुल इक्वल होता है इसी के, और इसको बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इससे आप निर्धारित करके बताओ कि अगर हमने दो बॉडीज को आपस में आवेशन के थ्रू चार्ज उपस्थित कराया और इस पर अगर चार्ज पॉजिटिव आया और इस पर चार्ज नेगेटिव आया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गए और इसमें जाने से, आप मुझे बताओ क्या मास ए का बड़ा है मास बी से, मास ए का छोटा है, या दोनों बराबर हैं, या नन ऑफ दिस। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन सर जा रहा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो रहा, इलेक्ट्रॉन में तो मास होता है ना, तो बताओ मास इसका क्या होगा, कम, और इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो मास किसका ज्यादा होगा, इसका। मतलब पॉजिटिवली वाले का मास क्या हो जाएगा, कम, और नेगेटिवली वाले का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, अच्छा, यहीं से एक चीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि सामान्य अवस्था में आप दो बॉडीज ले लो, अब आवेशन किसी के थ्रू, चाहे इंडक्शन के थ्रू, प्रेरण के थ्रू, चाहे फ्रिक्शनल आपस में रगड़ने की वजह से, आप कैसे भी चार्ज को डेवलप करो, तो जो चार्ज किसी बॉडी पर उपस्थित होगा, आइदर वो पॉजिटिव या आइदर वो नेगेटिव, जो किससे उत्पन्न हो रहा है, आवेशन से, वो हमेशा या तो ई होगा, अब वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस, सर 2e हो सकता है, सर 3e हो सकता है, और कितने भी 4 5 6, मतलब हमेशा ये जो चार्ज है वो प्लस माइनस ई तो होगा, और यहां पर मैं क्या लगा दूं, एन। क्या लगा दूं, एन, मतलब ई का पूर्ण गुणक, इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक, अच्छा, तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर एन इंटू ई। बात समझ में आई। जैसे सिंपल्स आपसे वो क्वेश्चन पूछ पाछ लेता है कभी, कि अगर किसी बॉडी पर प्लस, वो कह देगा एक इलेक्ट्रॉन का धनावेश है ना, तो बताओ वो पूछता है एन की वैल्यू या ई की वैल्यू। ठीक, तो अभी मैं यहां स्लाइड में लूंगा क्वेश्चन, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अच्छा, अब इसी में ये आता है कि भैया आवेश जो है वो ठीक है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको तो पता है ना, सेम आवेश यदि होंगे, सेम आवेश होंगे, जैसे पॉजिटिव हो और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सन। रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे ना। अच्छा, और अगर दोनों आवेश क्या हो, विपरीत प्रकृति, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, आकर्षण। आकर्षण, ठीक है,
जैसे मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो कहोगे प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इसका मतलब आकर्षण। अच्छा, नाभिक है, उसमें एक होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन होना चाहिए, होना चाहिए। रिपल्सन मतलब एक दूसरे से अलग भागना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस तो स्टेबल है, मतलब उसे कोई फोर्स बांधे है, उसी को क्या बोलते थे हम? न्यूक्लियर फोर्स बोलते थे। और वो जो न्यूक्लियर है वो क्या था? प्रबल, हाईली था ना। एक दुर्बल था जो बीटा इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और एक था प्रबल, वो किसको बांध रहा था? तो न्यूक्लियन को। ठीक है, चलो, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अच्छा, अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, तो देखो ये कोई आवेश है, जैसे ये प्लस ई है, तो ये एक अपनी ऐसी फील्ड या एक क्षेत्र बनाएगा जिस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, और वो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव होगा इसके क्षेत्र में आएगा तो वो रिपल्सन फील करेगा, और अगर वो नेगेटिव है इसके क्षेत्र में आया तो वो आकर्षण को फील करेगा। मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आकर्षण या प्रतिकर्षण को महसूस करता है, वो इस आवेश का क्षेत्र कहलाता है। और कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और आप डेफिनेशन जानते हो कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती? तो बिल्कुल ग्रेविटेशन के ही जैसे, बिल्कुल ग्रेविटेशन के जैसे पर यूनिट आवेश पर जो फोर्स काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ठीक है, तो अब बात आया भैया फोर्स। फोर्स क्या है? तो यहां पर हमको एक रूल लेना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कहते क्या है कि अगर कोई भी दो आवेश, ध्यान देना, कोई भी दो आवेश, अब पहले तो यही आता है कि कूलाम का जो नियम है वो किस टाइप के चार्जों के लिए एप्लीकेबल या यूजफुल है। तो बिंदु या पॉइंट आवेश जब हम लेंगे तो वहां पर ही हम कूलाम्स के नियम को लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने आपसे कह दिया ये रॉड है मान लो, या ये कलम है, तो इसमें तो चार्ज 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 पूरा लंबाई पर वितरित है। मान लो ये मेरा हाथ है, सरफेस है, तो इसमें तो चार्ज जो है वो पूरे हाथ पर वितरित है। और मान लो मैंने ये माउस ले लिया जो 3 डायमेंशनल है, तो इसके पूरे वॉल्यूम पर चार्ज उपलब्ध है। तो क्या हम यहां कूलाम के नियम को लगाते फिरें? नहीं, पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, तो इन्होंने कहा जब भी हम पॉइंट या बिंदु आवेश को कंसीडर करेंगे तो हमेशा उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, और वो आकर्षण भी हो सकता है और वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब? जब इनकी प्रकृति विपरीत हो, अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों की प्रकृति समान हो। ठीक, तो वो जो फोर्स काम करता है वो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, Q1 Q2 प्रोपोर्शनल, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके, यानी आर के स्क्वायर। इसी को आप अगर हटाओ तो ये आता है एक कांस्टेंट के, और Q1 Q2 और आर स्क्वायर। और इसी के को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे हम ग्रेविटेशन में जी लिखते थे, ऐसे ही यहां पर लिखते हैं के, और यही फोर्स कुछ ये आता है। अब इसकी वैल्यू आप जानते होंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है,
बात समझ में आई? तो अगर वो कह दे कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो इस के की वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देना। और इसी को बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। वहां इलेक्ट्रो वर्क क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन में जी आ रहा था ना, इसको बोल रहे थे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे थे ना, और यहां ये निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं यहीं से ई को फिर से सॉल्व करना चाहूं तो ई जो है, देखो मान लो ये है एक चार्ज और ये है एक परीक्षण आवेश है, ये है ना, इसको हम इतना ज्यादा हल्का मानते हैं कि इसकी फील्ड इसकी अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, इसी को लेते हैं हम टेस्ट चार्ज। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। अच्छा, तो अब मुझे बताओ ये रिपल्सन देगा ना, तो मुझे यहां एफ बताओ पहले, तो मैं के लिख दूं सीधा, क्यू, क्यू नॉट, और मान लो डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और ये क्यू नॉट। तो बताओ इससे इसको मैं काट दूं तो ई कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ ई जो एक्चुअली में है, ई जो एक्चुअली में है वो इस टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा तो यहां तो वो है ही नहीं, लेकिन जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो बता लोगे कैसा आएगा? कहोगे सर पैराबोला टाइप। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ई आप फैमिलियर हो गए, ई से फैमिलियर आप हो गए, एफ से फैमिलियर आप हो गए। चलो अब देखो जरा वो क्यू ई वाला जो था ना, या इसको साफ कर लो। ठीक, क्यू ई वाला था वो पहले मैं आपको बता दूं। देखो जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन ले लिया मैंने ये, और एक क्वेश्चन ले लिया ये सामान्य सा ये। ठीक, और दोनों क्वेश्चन कहते क्या हैं? तो दोनों क्वेश्चन कुछ ये कहते हैं, मान लो कहते हैं कि आप बताओ अल्फा कण है ना, या वो कहता है इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश आप जानते हो ना 1.6 10⁻⁹ कूलाम होता। तो वो कहता है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, आप मुझे बताओ। 2He4 को ही तो हम अल्फा बोलते। तो मुझे बताओ यहां पर जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? आप कहोगे 2। और बताओ Q बराबर N इंटू ई होता ना, तो N 2 और E तो बताओ 1.6 और 10⁻⁻⁹ कितना आ गया? 3.2 और 10⁻⁻⁹ क्या कूलम। ठीक, अब वो पूछ सकता है ना, देखो कुछ भी ले ले, मान लो वो लिथियम ले ले या ड्यूट्रॉन ले ले, है ना। तो आप जान लो Q बराबर N इंटू ई ही को हम यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलो, और E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ चलो, ये तो बेसिक था। अब देखो जैसे इसी में वो थोड़ा सा बोल दे क्या बोल दे कि कोई कंडक्टर है, उस पर जो आवेश है जो Q है वो कितना है, तो वो ये कह रहे हैं 2.4 इंटू 10⁻⁸ कूलाम्ब है क्या चार्ज। तो वो कह रहे हैं इस पर कह रहे हैं अधिकता है इलेक्ट्रॉन की या कमी है और कितनी है। आप कहोगे धनात्मक है, मतलब यहां पर कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। अब कितने इलेक्ट्रॉन की? तो मुझे बताओ Q बराबर N इंटू ई,
हम जानते हैं, सीधा लिख लो कूलम। Q बराबर N इंटू ई, हमको N निकालना है, ये तो पता है 2.4 10 टू पावर माइनस के 8, और E 1.6 10 टू पावर माइनस के 19 होता। इससे इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 3 24। बताओ, इसको ऊपर ले जाओ 1.5, और इधर ये 19 में से 8 हट गया, 19 ऊपर पहुंचा ना, 19 में से 8 हटा दिया, कितना बचा 11। इतनी बात समझ में आई। ये आ गए क्या 1.5 इंटू 10 टू पावर इलेक्ट्रॉन, क्या आ गए संख्या, इतने की क्या होगी कमी, ठीक है ना। एन कितना निकलना चाहिए, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। देखो ऐसे देख लो, वो जो कह रहा है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस के, अच्छा 8 नहीं है, 18 ऐसे है, ठीक। चलो अब लगाओ, Q बराबर N इंटू ई, तो N जो है वो 2.4 10 टू पावर माइनस 18 आएगा, और इधर 1.6 10 टू पावर माइनस 19 आएगा। इससे इसको हटाओ, 8 3 24, 8 दूनी 16, 1.5 तो ये हुआ, और ये ऊपर गया तो 10 बचा, तो यहाँ कितना आ गया 15, और ये क्या है 15 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कमी, ठीक है। तो यहाँ क्या है 15 इलेक्ट्रॉन की कमी, वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी कुछ, ठीक है। ठीक, इसी टाइप के वो क्वेश्चंस बना देगा। एक और छोटा सा देख लो आप, और क्लियरिटी हो जाए आपको, ठीक। अब वो कह दे, मान लो नंबर दे दे 1500 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। अधिकता मतलब क्या है, कहीं से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, आ गए, तो वो कह रहा है इसकी प्रकृति, आप तुरंत कह दोगे ये क्या है, ऋणा नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, आप वही Q बराबर N इंटू ई लगा दोगे, तो जो चार्ज आएगा, चार्ज ही तो पूछा ना, आप इसकी प्रकृति और कूलम में मात्रा निकाल लो, 1500 ये और 1.6 10 टू पावर माइनस के 19 कर लो गुणा, या इसको आप हटाओ तो वो 20 ले लेगा, 1500 16 ये 20, 16 में गुणा कर लो 15 का, ठीक कर लोगे ना, 16 0 0, 16 16 पंचे 80, 8 16 कम 16 और 8 20 4 24, तो 1 2 3 4 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस के 16 कूलम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये बेसिक क्वेश्चन है, यही वो पूछेगा आपसे। अच्छा, अब मुझे बताओ चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहोगे चार्ज जो है वो अदिश है, अदिश है तो अलजेब्रा का पालन करेगी। अगर अलजेब्रा का पालन करेगी, तो अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, देखो एक चीज तो है, पहले ये समझ लो आप, देखो, अरे भाई, जैसे मैं आपसे कह दूं स्पर्श या टच, स्पर्श वाली कंडीशन, जैसे मैं आपसे कह दूं ये जो बॉडी है, मान लो ये जो बॉडी है या ये जो बॉडी है, इस पर आवेश है मान लो 50 कूलम, और इस पर आवेश है 30 कूलम, और मैंने आपसे कहा इन दोनों को मैंने स्पर्श कराया या टच कराया। अब ये मत कहना कि सर वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन है तो दिक्कत है, ठीक, मैंने टच कराया, तो देखो जब भी टच कराएंगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दोनों बॉडी के पास समान चार्ज आता है, समान समान। तो अगर इनकी और इनकी दोनों की जो टोटल थी वैल्यू वो कितनी थी 80,
तो बताओ 80 का आधा आधा यानी कि 40 कूलाम इस पर आएगा और 40 ही कूलाम इस पर आएगा। अच्छा, अब मैंने यहां थोड़ा सा चेंज किया, ये बॉडी ए और ये बॉडी ले ली बी, और इस पर चार्ज लिया 50 कूलाम और इस पर ले लिया मान लो -20 कूलाम, दोनों को फिर से टच कराया। अच्छा, आप मुझे बताओ स्पर्श कराने के बाद अगर मैंने इनको ऑब्जर्व किया तो मुझे बताओ दोनों पर चार्ज कितना कितना होगा। तो पहली बात, समान होगा। कितना? तो बिल्कुल अलजेब्रा के जैसे जोड़ता है, बीज गणितीय योग जैसे जोड़ता है आवेश। तो पहले इन दोनों का कंबाइंड होके कितना हुआ 50, विद साइन तो 20, उसका आधा। तो देखो ये था 30 और ये था आधा, मतलब कितना हुआ 15 कूलम। यहां इस पर भी कितना है 15 कूलम और इस पर भी कितना है 15 कूलम। ठीक है, तो ये बिहार में क्वेश्चंस आए थे पिछले से पिछली बार, ठीक, टचिंग से रिलेटेड, कि सर दो बॉडी हैं, उन पर आवेश है वही सेम, एक पर 50 कूलम और दूसरी पर -30 कूलम, उनको टच करने के बाद हमने उसी दूरी पर रख दिया, तो जो फोर्स है वो कितना होगा। अब तुलना के तौर पर दुगना, 5 गुना या डेटा के तौर पर ऑप्शन उनने फ्रेम किए। तो आप कहोगे ये है ए, ये है बी, इनिशियल डिस्टेंस है इसकी आर, तो फोर्स 1, क्या मैं के लिख के और इधर लिख दूं 50 और इधर लिख दूं -30। तो मुझे बताओ पहले 50, 30, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस अट्रैक्शन को बताता है, ठीक है। तो 50, 30 और बीच की डिस्टेंस मान लो r थी तो उसका स्क्वायर। बाद में आफ्टर टचिंग आप कहोगे ये ले लो a और ये ले लो b, तो 50 में से 30 आप घटाओगे या जोड़ दो, बताओ 20/2 कितना हुआ। देखो 50, पिछला वाला देखो वही तो है, वहां 20 लिया था क्या मैंने, चलो देखो डाटा ये तो है। 50 इनको जोड़ा 20 आया, /2 किया 10 आया। इस पर बताओ कितना है 10, इस पर भी कितना है 10, कूलाम ये है कूलाम ये। तो बताओ अब इनकी प्रकृति होगी क्या। तो कहोगे अब रिपल्सन, पहले आकर्षण। अच्छा, अब मुझे बताओ F2 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा k, इधर है 10 इधर भी है 10 और डिस्टेंस तो चेंज नहीं की तो r², ठीक। अच्छा, कंपैरिजन करना, भाग दे दो, इससे इसको k से k, 1 2 1 2, तो बताओ F1 अपॉन F2 कितना आ गया 15, तो F2 F1 का कितना आ गया 15, खत्म। ठीक है, तो इस टाइप से भी पूछता है। ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी ही है कि अगर स्पर्श करा के मैंने रख दिया तो चार्ज जो है वो दोनों बॉडियों में सेम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इतना आप सीख गए, तो देखो टॉपिक हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और देखो उसी में हम देखते हैं देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी अगर हम रेखा की बात करें तो हमेशा ये इस टाइप से अवे रहेंगी, क्या रहेंगी अवे, और ये इस कंडक्टर की क्या रहेंगी परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या रहेंगी परपेंडिकुलर। अच्छा, वैसे ही नेगेटिव पर बिल्कुल वैसी ही रहेंगी लेकिन इनसाइड, मतलब धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और ऋणावेश पर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो शो क्या करती हैं, तो उन पर अगर आप कोई आवेश रख दो, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है उन पर अगर मैं कोई आवेश रख दूं और अगर आप कह लो कि इन पर मैं कोई टेंजेंट खींचूं, तो जिस पॉइंट पर मैंने आवेश रखा वहां पर मैंने टेंजेंट खींचा तो वहां पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को।
ठीक है, जो किस पर लग रहा है, उस आवेश पर। ठीक, फिर ये कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर काटेंगी तो जहां काटेंगी वहां पर हम दो टेंजेंट खींचेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पर मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशाएं मिलेंगी, जो कि संभव है नहीं है। ठीक, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी किसकी, चार्ज की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, अच्छा, अब देखो इसमें छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मैं नाम लिख लूं पहले, है ना। जैसे आपका पहला जो टॉपिक है इसी में, हम्म, हम्म, जैसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग तो आपको पता ही है ना। देखो समझो, पदार्थ है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चक्कर कौन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं तो कोई ना कोई बल चाहिए, वो बल ही तो सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री बल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बल लगता है, जो आकर्षण का होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सिद्धांत किसका है, तो आप कहोगे यही सिद्धांत है क्या, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अच्छा, आवेश दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो ये तो हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हो गई, वैद्युत बल रेखाएं हो गई। ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज आप रख दो, जैसा चलेगा उस पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप समझ गए। ठीक, चलो तो हम एक छोटा सा टॉपिक ले लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या ले लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है, आप कहोगे जब दो आवेश बराबर हो परिमाण में, लेकिन प्रकृति में या नेचर में क्या हो, जस्ट अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव। और अगर ये बहुत शॉर्ट दूरी पर रखे हो, तो ऐसा जो हम निकाय बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जब दो पॉजिटिव और ये नेगेटिव समान आवेश के चार्ज बहुत शॉर्ट दूरी पर हो आर, हम इसको कितना लेंगे, 2L, है ना, रखे हों, तो ये जिस निकाय को बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा तो इसका इसका आता है द्विध्रुव का आघूर्ण। द्विध्रुव का क्या होता है, आघूर्ण, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से करते हैं, P से। तो बताओ P जो निकल के आता है वो कोई भी एक आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी ले लो। तो अगर वो पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, लंबाई का तो भैया मीटर होता है, और क्यू का क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम सीधा लिख लो, कूलाम मीटर मात्रक है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। अच्छा, अब देखो यहीं पर चीजें समझने की हैं। देखो मैंने आपसे कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र, आपने कह दिया सर ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं ही दिखाती हैं वैद्युत क्षेत्र को, है ना, और ये एक्चुअल में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दर्शाती हैं। ठीक, अच्छा, और जो आपने डाइपोल ले लिया है ना, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण लिया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो वो हमेशा, देखो ये लेते थे हम माइनस और ये लेते थे प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर क्या होता है, द्विध्रुव की दिशा होती है। अच्छा, अब मुझे बताना, आप देखो देखो हमने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये डाइपोल रख दिया, ये था माइनस और ये था मान लो प्लस, और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा था। ठीक, तो देखो समझना, दो पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव यदि कोई आवेश है
तो उस पर फील्ड की दिशा में ही फोर्स काम करता है। ध्यान देना। तो अगर मैंने फील्ड कुछ ये बनाई, ये, और यहां प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो फील्ड की ही दिशा में फोर्स काम करेगा क्यू इंटू ई, क्योंकि आप ही ने बताया है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड एज ई। तो यहीं से तो मैंने इस पर जो चार्ज निकाला, फोर्स निकाला, वो क्यू इंटू ई आया। ठीक है, चलो अब दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर फील्ड की दिशा के अपोजिट में फोर्स काम करता है। यानी फील्ड की दिशा ये, तो उसके अपोजिट में फोर्स काम करेगा, वो क्या हो गया, क्यू ई। मतलब फील्ड वहां तो फोर्स यहां। ठीक, अब इन्हीं को यहां पर कंसीडर करते हुए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, टॉर्क। ठीक, आप सीधा समझ लो होता क्या है, पी ई साइन थीटा, इसी को मैं लिखता हूं पी क्रॉस ई। अब कैसे आता है, तो देखो इस पॉइंट पर फोर्स की दिशा में क्यू ई काम लगेगा, वर्क फोर्स लगेगा, इधर की ओर माइनस क्यू ई लगेगा। अब देखो दो फोर्स हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, और जो प्रकृति है उसमें विपरीत हो, और देखो अपोजिट दिशा में लगे हो, तो देखो टॉर्क का वो निर्माण करेंगे ना। तो बताओ कोई भी एक फोर्स लोगे और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, बताओ ये डिस्टेंस कितनी आएगी। आप कहोगे आपने ली थी 2l, ये थीटा का घटक अगर मैं यहां लूं तो ये आएगी 2l, और क्या आएगा इधर cos थीटा, ये इधर sin थीटा। तो जो टॉर्क है वो कितना निकलेगा, कोई भी फोर्स और बीच की दूरी 2l sin थीटा। तो Q इंटू 2l और E sin थीटा। देखो Q इंटू 2l को ही मैं क्या बोलूंगा, P, दो ध्रुवागुण। तो देखो वही आया P E sin थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यही चीज है टॉर्क। बस यहीं तक आपको पढ़ना, वर्क डन आपको जानना नहीं है। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है उससे आपको मतलब रखना नहीं है। कूलम का नियम कब काम करता है, जब पॉइंट चार्ज हो, और जब चार्ज ऑफ बॉडी ही हो वहां पर हम जो रूल यूज करेंगे वो गॉस का यूज करेंगे, उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जो आवश्यकता है वो कि अलग अलग बॉडीज शेप एंड साइज में जिस हिसाब की होंगी, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग हिसाब से होगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया, क्या कह दिया, मैंने कह दिया देखो ये ठीक, मैंने आपसे कह दिया ये ठीक, और लो मैंने आपसे कुछ कह दिया ये ठीक। और देखो इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया कि देखो ये ऐसे बना दिया, मतलब ये क्या है, 3 डायमेंशनल। ठीक, ये 1 डायमेंशनल, ये देखो 2 डायमेंशनल, और देखो ये 3 डायमेंशनल। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी पर होता है वो 3 प्रकार से होता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के हिसाब से हो, मतलब केवल लेंथ पर ही हो, तो उसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश, और बोलते हैं घनत्व। ठीक, देखो ये पृष्ठ है, लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो इसको बोलेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जो थर्ड वाला है इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। ठीक, तो 1 डायमेंशनल जो लाइन के टाइप से है उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको मैं बोलूंगा रेखीय आवेश घनत्व। और वो कितना आएगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, और वो आएगा तो पर यूनिट लेंथ
मतलब अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है, जैसे मान लो ये पेन है, ये रिफिल कितना लिखेगी, तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। मैं कोई भी 1 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर पर देख लूंगा कि ये पेन कितना लिखता है। अगर 1 सेंटीमीटर पर लिखता है 10 पेज, तो 100 सेंटीमीटर के लिए 10 का गुणा 100 में कर देंगे। बस वही तो यहां पे करना है। पर यूनिट लेंथ, देखो ये मान लो चार्ज है और लाइन के क्रॉस है, तो वो कहेगा पर यूनिट लेंथ पर उपस्थित जो आवेश है ना, उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं। तो कभी कभार पूछा है इसका मात्रक, तो कूलम पर मीटर। वैसे ही अगर उसने कह दिया पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो क्या होता है, तो सर अगर चार्ज सरफेस पर हो तो वहां पर हम क्या लेते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको क्या लेते हैं, ठीक, ये कितना आता है, पर यूनिट सरफेस पर चार्ज की मात्रा। ठीक है, अच्छा, अब वो अगर गोला आपसे बोल दे, तो गोले का जो सरफेस एरिया है वो 4πr² होता होता और अगर मान लो वो कह दे सर्किल है, तो πr² होता होता। तो वहां पर ये एरिया पर यूनिट निकाल के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अगर वो कहे आयतन आवेश घनत्व, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो आवेश होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं, क्या बोलता हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो इसकी डायमेंशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी कूलम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सुना होगा कि बिजली जब चमकती है या नीचे की ओर आती है, तो जिस व्हीकल में हम हैं, 4 व्हीलर में, अगर हम उसकी ग्लासेस को बंद कर लेते हैं तो हम सेफ रहते हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि कोई भी किसी भी खोखली बॉडी में जो ई है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होती है, 0। इसीलिए हम बिजली से बचने के लिए अगर पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे विंडो लगाकर, तो बताओ चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पर, इनसाइड में ई आएगा नहीं। इस वजह से हम क्या होंगे, सेफ। ठीक है, पहली चीज, खोखली बॉडी में ई ई 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल की अगर बात करो, तो पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है, मान लो एक्स है, तो इसके सेंटर से यहां तक हर पॉइंट पर, चाहे v यहां लो चाहे v यहां लो, वो वही होगा जो कहां होगा, सरफेस पर। यानी कि इनसाइड किसी बॉडी के अंदर, खोखली बॉडी के अंदर जो v है वो 0 नहीं होता। अच्छा, अब v होता क्या है, तो बताओ, गुरुत्वीय विभव में मैंने जो बताया था उसी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज कर लो। कैसे, देखो, ये चार्ज है, मान लो यहां तक इस चार्ज की फील्ड है, तो बताओ यहां पर ये जो चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में इसको कहां बोलोगे, अनंत। मतलब अगर मेरी वॉइस मान लो इसी कमरे के, बस इसी कमरे तक जा रही, तो जो मेरी वॉइस के जो क्षेत्र है वो यही कमरा हुआ हुआ। तो ऐसे ही इस चार्ज की जो फील्ड हुई वो कुछ हुई, और अगर ये इसकी फील्ड से बाहर है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट पे है इसके रिस्पेक्ट में। अब पर यूनिट चार्ज को ध्यान देना, पर यूनिट चार्ज को या इस चार्ज को इसकी फील्ड तक लाने में इस प्लस और इस प्लस के रिपल्सन के बावजूद मैं ला रहा हूं तो काम करूंगा। तो अगर इस आवेश को इसकी फील्ड में लाए तो मैंने काम किया। बस वही काम पर यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज को किसी चार्ज की फील्ड में लाने पर जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डब्ल्यू। और कहां से, इनफाइनाइट से। ठीक, चलो, तो ये तो आया, ये बात समझ में आई ना। अच्छा, अब मान लो इसकी फील्ड मान लो इसी राउंड में है और इस चार्ज को मैं कहां, ए से कहां ला रहा हूं, बी पर।
तो इसको मैं बोलूंगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलूंगा? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यहां यहां मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा वी ए वी बी, ये होगा W और ये होगा Q। ठीक है, यहीं से आप समझ लो W बराबर क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। यहां डेल्टा वी क्या है? विभव में अंतर यानी कि विभवांतर, और विभवांतर ही जनरेट करता है आवेश की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, चलो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर अगर किसी बॉडी का ताप जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस है और किसी का है 100, तो मुझे बताओ ऊष्मा ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, मान लो 20 हो एक का और किसी दूसरे का 10 हो, तब भी हाई से लो ही तो बहती है। मतलब क्या है वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती, हमेशा हाई से कहां लो, हाई से कहां लो। सेम यही चीज पोटेंशियल में होती है, हाई से कहां लो। ठीक है, विभवों में अंतर है तो जो चार्ज है वो हाई से कहां लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, विभवांतर आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो इसी के आगे हाँ, वो सिस्टम थोड़ा बंद हो गया था। तो मैंने बताया था आपको, पहला चालक, दूसरा चालक और तीसरा अर्धचालक। हम बोलते थे जिसको कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरा बोलते थे हम इंसुलेटर, और तीसरे को बोलते थे हम लोग सेमी कंडक्टर। तो यहां पे जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से? तो मैं आपसे कह रहा था कि कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन आप समझ गए थे कि पर मीटर क्यू की बात करूं या प्रति घन मीटर, तो प्रति घन मीटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10⁻⁹ होते हैं। किस में? कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर में जो धारा का प्रवाह वाली चीज होती ही नहीं है, कंडक्शन या चालन वाली चीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो आप कहोगे ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वैलेंस बैंड से कहां पहुंच पाए, कंडक्शन बैंड में। इस वजह से हम इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं करा पाते, क्योंकि इतनी एनर्जी देना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर बात करो सेमीकंडक्टर की, तो इनकी कंडक्टिविटी या चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है सामान्य अवस्था में। जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो सामान्य अवस्था में इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल इंसुलेटर के जैसा होता है। तब तो ये कॉस्ट बेनिफिटली हमें यूज नहीं देंगे। तो इनकी कंडक्टिविटी या चालकता को हम बढ़ाएंगे, और कैसे? तो उसको बोलेंगे हम क्या, डोपिंग। मतलब अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग यूज करेंगे, और डोपिंग में हम जो सेमीकंडक्टर बनाएंगे वो एक होगा पी टाइप और एक होगा एन टाइप। अब पी टाइप में आप कह दोगे इनको मिला दो तो पी टाइप बनता है, और अगर इनको मिला दो तो क्या बनता है, एन टाइप। बात समझ में आई? चलो, तो इतनी बात आपको पता चल गई कि कंडक्टिविटी कंडक्टर की ज्यादा, इंसुलेटर की कम, और सेमीकंडक्टर की बीच में। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की। ठीक, तो आप बेसिक क्लास से ही फैमिलियर होंगे इस फॉर्मूले से, R बराबर रो L अपॉन ए, जहां ये जो रो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और जो R है
उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। मतलब जो धारा के मार्ग में रुकावट आती है किसी कंडक्टर में, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रतिरोध बोलते हैं। अच्छा, अब आप पहले समझो कि देखो ये जो एक्चुअली में आर आता है वो कुछ ये रहता है, और किसी पदार्थ के लिए अगर मैं लूं तो देखो लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो देखो ये जो है ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ही क्या होता है? कांस्टेंट। और इसी को मैं बोलता हूं क्या? रो। तो रो क्या है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब इनको आपको जानना नहीं कि एम क्या है, एन क्या है, टाउ क्या है। ठीक। आर बराबर क्या है? रो एल अपॉन, ठीक, आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहां आर क्या है? प्रतिरोध। ठीक। चलो अब देखो हम दो केस आपको बताते हैं यहीं पर। पहला जो केस है वो देखते हैं क्या, कि लेंथ को हमने एनहेंस कर दिया। ठीक है। और किस लेंथ को? तो देखो ये है ऐसे, जैसे देखो ये पेन है, तो इसका जो ये क्रॉस ए, इसको बोलोगे पृष्ठीय एरिया, और ये है इसको बोलोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको दिखाने के लिए हमने ऐसे बनाया, और ये लेंथ पहले कितनी थी? मान लो एल। अब मैंने इसको खींच दिया, और खींच के इसको मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया। ठीक है, जस्ट वेट होल्ड करना। हाँ, तो देखो इसकी लेंथ मान लो L1 है और इसकी लेंथ मान लो L2 है। अब वो कह रहा है आपसे कि अगर हमने किसी L लेंथ के वायर को दुगना खींच दिया, 5 गुना खींच दिया, या परसेंटेज बेस पे 50% इंक्रीमेंट कर दिया, तो जो अंतिम प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे R नॉर्मल फॉर्मूला देता है रो L अपॉन ए। अब ये जो रो है ना, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये किसी स्पेसिफिक धातु की प्रॉपर्टी है, और किसी धातु को अगर हम लें और उसी को खींचें या कंप्रेस करें तो रो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। चलो तो बताओ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के हुआ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के हुआ कि नहीं? यहां ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप अगर आप किसी तार को खींचते हो, है ना, और तार बेलन के आकार का होता है, उस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उसकी लंबाई होती है, तो बताओ अगर मैं उसे खींचूंगा तो क्या मैं वॉल्यूम को चेंज करूंगा? खींचो चाहे दबाओ, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, वॉल्यूम एरिया और लेंथ के रिस्पेक्ट में होता क्या है? तो आप कहोगे ए को अगर एरिया ले लो और एल को लेंथ ले लो तो ये भी होता है वॉल्यूम। मान लो पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था और लेंथ है L1 थी, बाद में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 था, मैंने खींच दिया, पतला हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, लेंथ भी बढ़ गई, तो ये A2 और लेंथ कितनी है? L2। ऐसा अगर है तो बताओ, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं A1 L1 A2 L2 लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ A1 और A2, क्या मैं इसको L2 और L1 लिख दूं? यहां से आप मुझे बताओ, R बराबर रो, मैटर की प्रॉपर्टी है मटेरियल की, पहले L1 और ये A1, R1 प्रतिरोध, बाद का R2, तो ये रो और ये L2 और ये A2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो। अच्छा, रो से मैंने रो को हटाया, ये आया L1, ये आया A1, इधर गया A2 और इधर आया L2। और बताओ A1 अपॉन A2 L2 अपॉन L1 है, तो मुझे बताओ L1 और L2 को मैं हटा के और इसको फिर से L1 और L2 लिख दूं, यहीं से मुझे मिला L1 स्क्वायर L2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? मतलब ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के स्क्वायर के होता है। यहाँ R1, यहाँ L1,
यहाँ R2, यहाँ L2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो आपसे कह दे, वो कह दे L में 25% की वृद्धि हो गई, आप कह दोगे सर रजिस्टेंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कहोगे L इंटू एल है, 25% की वृद्धि को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1 और ये 4। बताओ वृद्धि छोटा सा प्लस, 4 से कितना हो गया 5, 4 से कितना 5, मैं यहां लिख दूं 4 से 5। और दूसरे के लिए L के लिए भी 4 से कितना कर दूं 5, तो ये हुआ 16 और ये हुआ 25। बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 9 का। किस पर? 16 पर। और गुणा कितने का? 100। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। घाटकूट लेना अब, 25 नंबर 200, 25 और बटे 4, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। 4 पंचे 20, 2 4 56, अच्छा 4 छंग 24, 20, 2 4 छंग 24, 4 दूनी 56.25%, ठीक। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का पावर 2, ठीक है, वैसे ही आप कर लेना। चलो अब अगर मैं आपसे कह दूं यही रॉड थी, मैंने खींच दिया और खींचने पर इसका जो एरिया चेंज हुआ, इसकी जो लेंथ चेंज हुई, आपने कहा लेंथ अगर दुगनी तिगनी दी हो तो मैं फॉर्मूला जान गया। अगर वो कह दे ए बताओ कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आर के रिस्पेक्ट में कैसे है, मतलब वो कह दे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें 50% की कमी आती है, तो इस फॉर्मूले को आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के रूप में भी जनरेट कर लोगे ना। देखो कैसे, देखो मैंने आपसे कह दिया, देखो ये थी L1, ये थी खींच दिया, ये हो गई L2, ये था A1 और ये था A2, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A1 L1, A2 L2 और A1 और A2 दैट इज इक्वल टू L2 और L1। इतना बात आया। अच्छा हम क्या जानते हैं, R बराबर रो L अपॉन ए, इनिशियल में R1 बाद में R2, ये रो लिया L1 A1, ये रो L2 A2। हमको तो L1 L2 ही हटाना है, तो पहले आप कुछ ये ले लो L1 E1 और A2 और L2, A2 E1 और L1 और L2 को मैं क्या लिख दूं, L1 और L2 को देखो L1 अपॉन L2, A2 A2 अपॉन A1 लिख दूं, बताओ A2 अपॉन A1 लिख दूं। यहां से देखो समझ में क्या आ रहा है कि R1 और R2 जो है वो A2 स्क्वायर और देखो A1 स्क्वायर आ रहा, इतना आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है R1 है और A1 नीचे, R2 नीचे है और A2 का स्क्वायर ऊपर है, मतलब इनवर्सली रिलेशन रख रहा। तो R इनवर्सली क्या है A का, जबकि लेंथ के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो जब भी मुझे L हो या A हो, दुगुना 5 गुना, उसी हिसाब से हम इनको देख लेंगे, ठीक है। समझो बात को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर A बढ़ेगा तो R घटेगा और A घटेगा तो R बढ़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है चलो अब इसी में टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब T का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ T, टेम्परेचर का
धातुओं पर, ठीक है, मिश्र धातुओं पर, ठीक। और फिर वो पूछता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। आप इतना समझ लो कि आर जो आपने पढ़ा है वो हमें बताता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, बताता मास, लेंथ ए, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और आवेश की मात्रा ई। कांस्टेंट अगर रख लो तो मुझे बताओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ के हुआ, और टाउ एक्स एक्चुअली में क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उनके द्वारा दो टक्करों के बीच का लिया गया समय, और उन सब समयों को औसत के रूप में लिख दो तो वो टाउ यहां लिखा है, ठीक। तो मुझे बताओ अगर आपने किसी कंडक्टर को या किसी धातु को गर्म किया तो बताओ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में टक्कर कर रहे थे, पहले आराम से कर रहे थे, अब आपने हीट दी तो जो टक्कर थी वो तेज होने लगी, मतलब दो टक्करों के बीच का जो समय था जल्दी जल्दी होने लगा। अगर जल्दी जल्दी हो रहा तो बताओ टाइम घट रहा, और अगर ये टाइम घटेगा, ये चीज घटेगी तो ऑटोमेटिकली आर बढ़ेगा। बात समझ में आई, आर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो धातुओं का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घटता है, मतलब धातुओं में आप टी बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी, कम, चालकता क्या होगी, कम। अच्छा, अब एक केस आता है किसका, सेमीकंडक्टर का। तो देखो सेमीकंडक्टर में जस्ट अपोजिट होता है, किसका, किसका, तो धातुओं का। ताप आपने बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ा, कंडक्टिविटी घटी। लेकिन अर्धचालकों के केस में ताप आपने बढ़ाया तो प्रतिरोध घटा, और प्रतिरोध यानी कि रुकावट धारा के प्रवाह में कम हुई, इस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई। वो क्यों हुआ, तो वो समझो आप कि ये हम जब बैंड के रूप में लिखते हैं तो एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन। जब आप टेम्परेचर देते हो तो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, वो बॉन्ड को तोड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन में। जिस वजह से यहां, समझाने के लिए समझना, केवल यहां ये संख्या क्या होती है, बढ़ती है, और ये बढ़ेगी तो आर घटता है। जिस वजह से हम सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आर घटता है, और अगर आर घटता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती, ठीक। ऐसे ही जो मिश्र धातु होते हैं तो मिश्र धातु में भी बिल्कुल वही सेम होता है, लेकिन बहुत कम। टेम्परेचर बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, लेकिन कम, किसके रिस्पेक्ट में, धातुओं के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो पहला जो हमने सिचुएशन देखा कौन सा, कि भैया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का स्क्वायर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए का स्क्वायर, आर बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसके लिए, धातुओं के, और दूसरा मिश्र धातुओं के लिए, ठीक। लेकिन अगर आर को आप टेम्परेचर को आप बढ़ाओ तो आर घटता है, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ती है, किसके लिए, तो आप कहोगे अर्ध चालक, ठीक है, अर्धचालकों के लिए, ठीक है। इतनी बात से आप फैमिलियर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा हम देख लें क्या, पोटेंशियल आप समझ गए, इनफाइनाइट से
फील्ड में लाओ, वर्क करो, वही वर्क पर यूनिट जो चार्ज है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा है सर? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। तो स्केलर होने की वजह से हम इसका साइन भी लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एनर्जी की अगर बात करो तो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर इनफाइनाइट पर हो चार्जेस, और उनको तुम फील्ड में लाके एक पूरा का पूरा निकाय बनाओ, तो उसके लिए जो ऊर्जा यूज होती है या जो संचित होती है ऊर्जा, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या होती है? यू। वो आती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां Q1 और Q2 दोनों को आप विद साइन पुट करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, तो देखो पहले आप ये चीज समझो, किसी भी कंडक्टर को अगर आप आवेश देते हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। आवेश ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा। आवेश कम तो पोटेंशियल कम। मतलब आप इतना समझो कि जो Q है वो दिया गया पानी है किसी बाल्टी या टंकी में, और जो जो लेवल बढ़ रहा है ना, उस लेवल को हम पोटेंशियल बोलेंगे, विभव बोलेंगे। ठीक, तो बताओ, पानी भरते जाओ, चार्ज देते जाओ, तो लेवल बढ़ता जा रहा। मतलब कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V के। इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए Q बराबर क्या आता है? C इंटू वी। और इसी C को हम क्या बोलते हैं? धारिता। क्या बोलते हैं? धारिता। तो यहां से C बराबर अगर निकालूं तो क्या आएगा? Q अपॉन वी। और अगर Q की मात्रा को मैं कूलाम लिखूं और V को मैं वोल्ट लिखूं, तो कूलाम पर वोल्ट किसको शो करेगा? कैपेसिटी को, है ना, कैपेसिटेंस को, धारिता को। अच्छा, इसी का जो मात्रक हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? फेरड। तो अगर वो पूछे एक फेरड क्या है, एक फेरड क्या है, तो यहां से आप ले लो, एक कूलम चार्ज ले लो और एक वोल्ट ले लो, है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? एक वोल्ट। और चार्ज ऑन बॉडी कितना हो? एक कूलम। तो एक कूलम के चार्ज को एक वोल्ट के डिफरेंस पर लाने में जो C होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 फेरड। फेरड किसका मात्रक है? धारिता का। ठीक, इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब धारिता को बढ़ाने के लिए हम कुछ उपकरणों का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर है क्या? आकृति में परिवर्तन ना करके, मतलब साइज में परिवर्तन ना करके। और अगर हम देखो Q बराबर सी वी होता ना, C बराबर Q अपॉन वी हुआ, अगर मैं इसको घटा दूं तो ऑटोमेटिकली C बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो इसी के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं ताकि जो C है वो बढ़ जाए। और वो बढ़ने के लिए हम दो अलग अलग प्लेट हैं, एक आवेशित और एक अनावेशित। अब प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट में चार्ज डेवलप होगा, और फिर हम जिस अनावेशित प्लेट है उसी को भी अर्ध कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो यहां पर ये जो V है वो घट जाएगा, और V घटने से C बढ़ जाएगा। और यही यूज किया जाता है, कैपेसिटर जो यूज किया जाता है वो यहीं पर यूज किया जाता है। ठीक, जैसे हमने कहा V आपको घटाना है और C बढ़ाना है, इसी के लिए हम अनचार्ज्ड एक प्लेट लेते हैं और उसको अर्थ से जोड़ते हैं। अब अर्थ का पोटेंशियल होता कितना है? ठीक है, कितना होता है? 0। तो कभी कभार पूछ लेता है वो कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अगर बीच में क्या भरी हो? हवा।
ठीक है। और अगर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हो, और डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, तो आप कहोगे विरोध, चार्ज कैरियर है उनके जाने का विरोध करता है कौन, डाइलेक्ट्रिक। तो तब C की वैल्यू कितनी होती है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये कैपेसिटर वाली चीज हो गई। अच्छा, अब देखो एक आध छोटा सा टॉपिक और इसमें देख लो आप। या प्रतिरोधों का पहले आप संयोजन देख लो, है ना। एक मिनट होल्ड करना। देखो, जैसे आपके पास ये प्रतिरोध है, मान लो एक, ठीक है। ये क्या है, दो। देखो ये क्या है, तीन। और दूसरा कुछ ये है, एक, दो। इनकी अलग अलग वैल्यू कुछ ऐसी है, R1, R2, R3, R1, R2, R3। तो वो कहता है इस पूरे जो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक, वो ये पूछता है। तो देखो, आप पहली चीज ये समझ लो, देखो जैसे मान लो ये मैंने एक सेल से इसको जोड़ दिया, मान लो मैंने इससे सेल को जोड़ दिया, ठीक। तो पहली बात तो देखो, सीरीज जो है ना, उनमें जो R है वो डायरेक्टली R1, R2 और R3 होता है। और सीरीज का मतलब आप समझ लो श्रेणी क्रम, मतलब जो रेल के डिब्बे जुड़े होते हैं वो किस में है, श्रेणी। और जो ये समांतर है मतलब वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट, ये प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, बगल में प्लेटफॉर्म, तो वो क्या है, समांतर। तो यहां पर ये आर, और यहां अगर निकालो तो ये, ठीक। कैसे आया, तो देखो जब श्रेणी क्रम होता है ना, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा क्या होती है, समान। लेकिन जो समांतर क्रम है उनमें जो अलग अलग ब्रांच हैं, जो समांतर में है, जो पैरेलल में है, उनमें वोल्टेज क्या होता है, समान, ठीक। तो देखो, हम मान लो इधर वोल्टेज ले, इधर ले, इधर, तो सब ये समांतर में है ना, एक दो तीन, तो वोल्टेज इधर या इधर या इधर तो सेम होगा। तो मुझे बताओ, हम जो सेम होता है उसको नहीं लेते हैं। इधर भी बताओ, यहां धारा सेम है, तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लूं V1, इसको ले लूं V2 और इसको ले लूं V3, तो जो चेंजेस होता है हम उसी को लेते हैं। और यहां से यहां तक का अगर वोल्टेज लो तो वही है जो यहां इस सेल का कितना है, V। तो यहां अगर मैं ये ले लूं V, तो आप कहोगे ये भी V, ये भी V, ये भी V, क्योंकि समांतर है। तो हम धारा बहाते हैं I, इधर गई कितनी, I1, इधर गई कितनी, I2, और इधर गई कितनी, I, ठीक। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, I बराबर I1, I2 और I3। अब ओम का नियम कहता है V बराबर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यही तो है ना। तो इधर से I बराबर क्या मैं V अपॉन R लिख दूं, पूरे सिस्टम के लिए V तो V है और R को मैं R टोटल R लिख दूं। अच्छा, I1 आपको इधर जा रही, तो मैं V अपॉन R1 कर दूं, V अपॉन R2 कर दूं, और V अपॉन R3 कर दूं। V को मतलब कॉमन लेके काट दूं, तो देखो यही आ गया। इधर बताओ, I तो सब में सेम, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है, तो मुझे बताओ V इक्वल टू V1, V2 और V3 नहीं होगा। और V बराबर I अगर इस पूरे में करंट है और टोटल प्रतिरोध R है, I R1, I R2 और I R3 ले लूं। I को कॉमन लेके आप उड़ा दो, तो R बराबर R1, R2 और R3 हो जाएगा। मतलब सीरीज में सीधा धड़धड़ाते हुए जोड़ दो, और समांतर में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ले लो, ठीक है। चलो
अब C यानी कि जो कैपेसिटर है उनमें इसका अपोजिट हो जाता। कैसे? देखो, मैंने आपसे कहा देखो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। लो ये फिर से किसी सोर्स से जुड़े, ठीक, या मत जोड़ो, आप सीधा जानो, आप ऐसे जुड़े। ये है C1, ये है C2, ये है C3। दूसरे में ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ठीक ठीक। तो देखो कुछ नहीं करना, कैपेसिटर में प्रतिरोध का उल्टा जाते हैं, मतलब सीरीज है तो प्रतिरोध का उल्टा C1, C2 और C3। यहां समांतर है, वहां जाता था 1/R1 1/R2, यहां जाएगा C1 C2 C3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी आने लगे, ठीक, इनको आप कर लोगे। अब जैसे वो न्यूमेरिकल में कुछ भी बना देगा, जैसे कह देगा किसी सर्किट में हमको कैपेसिटर को जोड़ना है, ठीक है, या कह देगा रजिस्टर या प्रतिरोधों को जोड़ना है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम श्रेणी में जोड़ें या समांतर में जोड़ें। आप कह दोगे आर श्रेणी में लगातार जुड़ रहा था, मतलब अधिक प्रतिरोध चाहिए होगा तो श्रेणी में जोड़ देंगे, और कम प्रतिरोध चाहिए होगा तो समांतर में जोड़ देंगे। अच्छा, अगर वो कह दे हमें किसी परिपथ में धारा अधिकतम चाहिए, तो बताओ हमें रजिस्टर या प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? तो बताओ, श्रेणी में तो प्रतिरोध अधिक मिल रहा था, तो हम किस में जोड़ देंगे? समांतर में। और अगर धारा कम चाहिए तो किस में जोड़ देंगे? किस में जोड़ देंगे? श्रेणी में, ठीक। अब जैसी भी स्टेटमेंट दी हो उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यही कैपेसिटर में आप लगा देना। अधिकतम धारिता कब मिलती है? समांतर में। न्यूनतम धारा कब मिलती है? सॉरी, धारिता कब मिलती है? तो किसमें मिलती है? श्रेणी क्रम में, ठीक। अब अलग अलग डिजाइन दिए होते हैं सी के पैरेलल में, तो आप वो कर लोगे, ठीक। जैसे यहां एक छोटा सा समझ लो, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है फिर वो है। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने एक, लो ये लिए दो, ये ले लिया तीन, और इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे, और इसको ऐसे जोड़ दिया, कह दिया ये है ए और ये है बी। तो कोई तार हो, उसमें जब तक रेजिस्टेंस ना मिले फिगर के अकॉर्डिंग, तब तक हम उस पॉइंट को सेम पोटेंशियल पर रखते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल, ट्रिपल पी। देखो ये ए था, कुछ ना मिल रहा सर, ए है। ऊपर भी गए, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या आया? ए। सर बी था, इधर से जंप किए, ये कुछ नहीं मिला तो क्या आया? आया। तो मुझे बताओ ये क्या है? अब देख के बताओ, ये रेजिस्टेंस मान लो आर, ये भी आर और ये भी आर, बता दो काय में जुड़े हैं? आप कहोगे ए और बी, ए और बी क्या है? आर। ए और बी क्या है? आर। और तीसरा भी ए और बी, और क्या है? आर। आर आर आर। देखो इनको हमारी मजबूरी है किस में जोड़ें? पैरेलल में। तो देखो आर आर आर, एग्री? बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 1/R टोटल कितना हो जाएगा? 3/R। उल्टा कर दो तो आर टी बराबर आ जाएगा R/। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में लो मैं ऐसा बढ़ा दूं, लो और कह दूं ये ए है और ये बी है, और ये भी आर, ये भी आर, और आर आर और आर। अब देखो यहां से जाओगे, लेकिन यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, यहां से जाओगे
तो ये तो बी है, यहां तक बी है, लेकिन रेजिस्टेंस को तो जंप नहीं करोगे ना, मतलब ये पॉइंट कुछ आएगा, मान लो पी, और ये क्या आएगा क्यू। ठीक, अब इसको डिजाइन कर लोगे और कर ले जाओगे। ठीक, आई होप कर लोगे। वो व्हीट स्टोन वाली चीजें बनती हैं 5 वाली। ठीक, चलो इतना आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो जैसे अगर करना चाहो लो इसको, ए से ले जाना, देखो ये आर है ना, ए से नीचे ले जाना क्या ये, ए से नीचे ले जाना क्या है ये, कितना है ये भी यार। ऊपर गए तो ये पॉइंट कितना था क्यू, नीचे गए तो ये पॉइंट कितना था पी। अच्छा, पी और क्यू के बीच में कितना था, आपने कह दिया आर। क्यू से नीचे उतरे, कहाँ पहुंचे बी, कितना था आर। और बी से कहाँ गए पी पे, कितना था आर। तो देखो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब अगर ये रेशियो और मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब अपर लोअर अपर लोअर हो, तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता। ठीक है, मतलब यहां पर क्यू पर और पी पर जो पोटेंशियल है वो सेम होता, मतलब डिफरेंस वाली चीज ही नहीं है, तो इसका कोई औचित्य बना नहीं। तो आर और आर सीरीज, आर और आर सीरीज, 2R और 2R पैरेलल। ठीक है, तो 2R 2R और नीचे कितना 4R, इससे इसको दो दूनी 4 से 4, कितना आ जाएगा R। ठीक है, आपके PYQ दिए होंगे, उनके हिसाब से आप ट्राई कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब यही सब दिया हुआ है। देखो ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो ये सीरीज में R1 R2 R3, पैरेलल में R1 1/R। ठीक है, अच्छा अब छोटी सी चीज आप और देख लो, पावर क्या है और विद्युत शक्ति क्या है। आप कहोगे पावर जो है वो कार्य करने की दर है ना, और कार्य करने की जो दर है वो इसी से डिफाइन होती है। अच्छा, अब मुझे बताओ V बराबर IR होता P बराबर, देखो यहाँ से लिख लो, देखो W को और क्या Q को मैं ऐसे लिख दूं, तो W बराबर QV लिख दूं, QV, और इधर कितना लिख दूं T। अच्छा, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, तो कितनी आ गई V आई, देखो ये आ गई। और मुझे नहीं चाहिए V, तो V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR, तो देखो क्या हो जाएगा I²R। और नहीं चाहिए मुझे I, तो बताओ I की जगह V रख दो, तो V²/R। ठीक, और इनका यूज होता है जब 20 वाट 50 वाट की जो सर्किट या बल्ब हो, वो किस में जुड़े हों श्रेणी में, वो किस में जुड़े हों समांतर। तो बताओ श्रेणी में समान क्या होती है धारा, और समांतर में सेम क्या होता है वोल्टेज। और इन्हीं P बराबर I²R और P बराबर V² का यूज करके हम कोई बल्ब धीमा कब जलेगा तेज कब जलेगा उनका यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया। ठीक, तो आज के जो टॉपिक थे वो यही थे। अब देखो हम क्वेश्चंस देखो तो आपको दिखाई देते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी।